बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। प्रोग्राम 92.8 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हसन महमूद। उमूमी तौर पे ये प्रोग्राम आपके लिए एंकर पर्सन सादिया अफजाल लेकर आती है, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर वो आज यहाँ पर तशरीफ नहीं ला सकी, लेकिन आइंदा आने दिनों में ज़रूर आपको ज्वाइन करेंगी। आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी मुहर्रिकात का हम जायज़ा लेने जा रहे हैं, और अगर मौजूदा सियासत को देखा जाए तो ये जो कुछ चल रहा है वो शायद कुछ कहीं जाके शतरंज की गेम की तरह मालूम भी होता है कि प्यादे के पीछे प्यादा और बादशाह के पीछे बादशाह, हर तरफ से एक ही चाल चल रही है और बराबर बराबर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की और चोट पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन खैर फैसला तो वही होना है। देखा जाएगा कि जो हक और सच पे होगा वही डटा भी रहेगा, जहां पे कहीं पे फॉल्स भी होंगे तो वहीं पे उसको तलाफी जो है वो जरूर करना भी होगी। प्रोग्राम में आज कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले उनकी तारुफ की जानिब में बढ़ना चाहूँगा। स्टूडियोज में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करिए। मैम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद स्टूडियोज का अगर जिक्र करें तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीनियर तज्ज़िया करें। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन साहिबा, मैम सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी क्या समझती हैं कि इन तीनों के खिलाफ जो नाअहली का केस जारी है, क्या तीनों के खिलाफ केस की नौइयत जो है क्या वो एक सी ही है, और क्या अगर इनमें से कोई एक भी बच जाता है तो लग रहा है कि बाकी भी बच जाएंगे? देखिए जी, सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई मसला मसाइल था तो हुकूमत तो नून लीग की थी। हुकूमत को एहसास करना चाहिए था कि ये गलत काम कर रहे हैं। किसने इनको रोका था कि भाई शुरू में ही इनको पकड़ लेते, गिरफ़्तार कर लेते, पता करते कि ये काम क्या हो रहा है। असल प्रॉब्लम ये है कि दे बिलीव इन डिफेंस की जगह ऑफेंस करके अपनी डिफेंस कर रहे हैं। ये जो केस आपके सामने नवाज शरीफ साहब का आया है उसकी नौइयत एक बिल्कुल फ़र्क है। मकसद ये हुआ कि आपके अपने इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने इस बात को, इसका इंकशाफ किया और पूरी दुनिया में बदनामी के बायस बने नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान, और उसकी वजह से उनको कमिटमेंट करनी पड़ी कि मैं आके बताऊंगा कि ये मैंने पैसे कैसे, ये मनी ट्रेल क्या थी। आपके सामने भी ये तारीख़ में कोई बहुत दूर बात नहीं है कि उन्होंने आके न सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला बल्कि कौम से वैसे ही झूठ बोला, क्योंकि जब वहाँ वो गए हैं कोर्ट के अंदर तो जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल देवर डिफरेंट, और उन्होंने फरमाया कि मैंने तो वहाँ सियासी बयान दिया था। एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जिसके ऊपर एक इतनी बड़ी तोहमत लगी हुई हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन हो, बजाय उसको क्लियर करने के आप मज़ीद किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये तो कोई मतलब यू आर द वन हु हैज़ टू गिव हिज क्लैरिफिकेशन एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन। किसी तरीके से भी कोई कंपैरिजन नहीं है इन केसेस के दरमियान कि हम कहें कि जी नवाज शरीफ और इमरान खान और अपना जहांगीर तरीन एक कैसे खड़े हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे चल रही है कि उन्होंने अपने असासे जो थे उनकी डिक्लेरेशन नहीं की थी, उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बताया नहीं था। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड, और आपके सामने अब तो जो मजीद इंकशाफ की हैं JIT में वो इतने शर्मनाक हैं कि जी फॉर्जरी के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं, झूठ बोलने में वो इन्वॉल्व रहे हैं। उन लोगों ने हर किस्म के जो ये डिफ़ॉल्ट्स किए में हैं, आपके सामने हुदैबिया का भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ को खोल दें। बच्चों ने अलहदा स्टेटमेंट्स दी, पहले तो वो मानते ही नहीं थे कि ये फ्लैट्स उनके हैं, फिर अब फाइनली दे ओन, उन्होंने कहा जी फ्लैट्स। तो जहाँ तक जहांगीर तरीन का, उसने तो कभी इनकार नहीं किया कि मेरी ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना कभी उसने अपनी प्रॉपर्टी या जो पैसे कमाता है उसके बारे में उसने इनकारी की है। सबसे बड़ी ये बात है, ही इज़ अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान। अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्होंने तो टैक्स एवेजन्स की हैं। इनका द कमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय JIT इज़ कि दे आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, यानी ये जिन्होंने इन्होंने जो अपने एक्सपेंसेस शो किए हैं उसके बियॉन्ड रहते हैं। नेचुरली सारी कौम का पैसा खर्च करके अपनी ज़ात के ऊपर उन्होंने हालात अपने अच्छे किए हुए। 75 करोड़ की तो सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है जाती उम्रा की, फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी, कि जी सिक्योरिटी देनी है जी प्राइम मिनिस्टर को। एक मसला है, इन लोगों ने पैसे लूट के, बीइंग इन दी गवर्नमेंट, बीइंग पब्लिक फिगर्स, होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, इन्होंने यहाँ से पैसे लूटे, किकबैक्स लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसका सारा एविडेंस जो इनका मुंशी था इसहाक डार, वो ऑलरेडी कह चुका, एक्नॉलेज कर चुका, साइन करके एफिडेविट दिया, चाहे उसके कनपटी के ऊपर तोप रखी या पिस्तौल रखी, वो तो लिख डाला उसने सारा कुछ। हाउ कैन यू एवर कंपेयर दिस विद इमरान खान? इमरान खान ने जो कमाया वहाँ बाहर
उसने एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट को खरीद के वो पाकिस्तान बेच के उसको पैसों को पाकिस्तान लेके आया। आपको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। नून लीग वाले कुछ ये भी एतराज़ात कर रहे हैं ना कि कुछ बैंक्स जो ये कर रहे हैं नून लीग वाले, अब वो माशाल्लाह वो जो आके वो क्या नाम है उनका, मुझे तो नाम भी प्रॉपर्ली नहीं आता, वो अब्बासी साहब, वो जो एफेड्रीन स्कैंडल के बहुत मशहूर मारूफ हस्ती हैं, जिनके बारे में बताया कि जी दुनिया एज अ डॉक्टर आई एम अशेम्ड कि ऐसा बंदा जो है वो खड़ा होकर तोहमत किस पे लगा रहा है, इमरान खान जैसे इंसान के ऊपर तोहमत लगा रहा है। मैम आपका कमेंट ठीक हो गया। मुस्तफा नवाज खोगर साहब, सर आप क्या कमेंट करेंगे? सवाल मेरा बुनियादी आपसे भी वही है, क्या सियासी बसीरत क्या कहती है कि जो तीनों जो केसेस हैं, जो नाअहली के केसेस जो जारी हैं, क्या इनमें कोई तौयत भी है और क्या ये एक जैसे है भी? किसी के एक के बच जाने से वाकई बाकियों के बच जाने के कुछ चांसेस भी हैं? देखिए, ये अल्टीमेटली फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है सारे केस की मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जो एक बज़ाहिर जो एक डिफ्रेंशिएशन हमें नज़र आती है प्राइम मिनिस्टर के केस में और दीगर के केस में, कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, और न सिर्फ इस वक्त बल्कि 1983 से लेकर अभी तक वो हमेशा उनकी पब्लिक ऑफिस उनके पास रहा है। वो मिनिस्टर रहे हैं 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इससे पहले रह चुके हैं। तो प्रिजम्पशन ये है कि अगर वो मनी ट्रेल अपनी नहीं दे पाए तो उस मनी ट्रेल में कि ना होने की वजह से प्रिजम्पशन ये है कि शायद ये पैसा करप्शन का पैसा है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर का केस इंतहाई मुख्तलिफ नौइयत का है। वो अपना कोई मुखातिर ख्वाह डिफेंस पेश कर नहीं सके। उन्होंने जितना भी अपने उनके इनकन्सिस्टेंसीज देख लें आप, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उनकी जो स्टेटमेंट्स के अंदर रहीं, उनके बयानात में रहीं, तजादात से भरपूर थे। उन्होंने कतरी लेटर का कहीं शुरू में जिक्र नहीं किया, बाद में कतरी लेटर को कतरी शहजादे को बीच में ले आए सारी कहानी में। तो ये सारा मामला बार तौर अब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। और JIT की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर जो एविडेंस भी सामने आई है, उस एविडेंस भी ऐसी है कि जो मैं तो बतौर वकील के भी ये ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ कि कोई मुनासिब तरीके से रिबट उसको नहीं कर सके ये। और उस एविडेंस को अगर देखें तो वो इंतहाई डैमिंग एविडेंस है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से तो डिस्क्वालिफिकेशन का काफ़ी सीरियस चांस है इनका। ठीक हो गया। अच्छा कसूरी साहब, सर आपके जाने पर आना चाहूँगा। बहुत सारे जब हमने देखा कि JIT के मामला शुरू हुए भी, तो जो डॉक्यूमेंट्स नेट पे अवेलेबल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी काबीना थी, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी पेश किए गए, अदालतों में भी सबूत के तौर पे पेश किए गए, और वो काफ़ी वैल्यूएबल भी थे, बात कहा भी गया, उस पर बाकायदा आगे तहकीकात भी हुई। खैर अब सर अगर जहांगीर तरीन खान साहब की बात की जाए तो जो हनीफ अब्बासी साहब हैं वो ये फैक्ट्स बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने अपनी ज़राई अराज़ी जो है वो छुपाई थी, उसका टैक्स अदा नहीं किया था, जबकि जो शुगर मिल्स है उसकी इंक्वायरी का जब वक्त था, जब वो इंक्वायरी जारी थी, उससे तो वज़ीर सनत और पैदावार भी थे, तो वो इफेक्ट हुए होंगे उससे तो उन तमाम तर तहकीकात के ऊपर। अदालत से पूछा गया, अदालत ने पूछा कि डॉक्यूमेंट जो फैक्ट्स आप दिखा रहे हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि जी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो क्या वो टेस्टेड है। सर क्या समझते हैं कि इस केस में भी जो जान नून लीग डालना जा रहा है, क्या वाकई कुछ है भी, या सिर्फ भागते भागते कुछ फेस सेविंग करते हुए ये हकायक जो बयान किए जा रहे हैं? देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन के केस का ताल्लुक है, उसको कोई पब्लिक एज सच कोई उसको फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त जिस केस ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया हुआ है और जो गली बाज़ारों में डिस्कस हो रहा है, यानी देहातों तक में जो हैं तंदूर पर जो लोग खड़े हुए कहते हैं शाबिया और ये पजामे का की बनेगा, पहनावा तो उनको नहीं कर रहा, तो पजामे वो कहता है यार इतने लै किसी ना किसी लै जाना है। तो चीज़ यह कि ये केस जो है इट्स बीइंग डिस्कस बस में हो रहा है, एयर में हो रहा है, बार रूम में हो रहा है, सेक्रेटेरिएट में हो रहा है, कैफेटेरिया में हो रहा है, इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर। देयरफॉर जहांगीर तरीन के केस को आई एम नॉट ए काउंसिल एंड को इस एज सच को इसको फॉलो नहीं कर रहा। बात यह है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो है एहतसाब जो है वो अपना अफराद पर मुहित नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। जब आप चली पड़े हैं एहतसाब करने, तो फिर जो भी इस एहतसाब के नरगे में आता जाए उस पर फिर जो है कानून जो है अपना रास्ता खुद बनाए। और अगर कोई साबित हो जाए कि कोई शख्स जो है उसने इल गॉटन मनी इकट्ठी की है, क्योंकि पहली दफ़ा 70 साल में 20 करोड़ आवाम का फोकस करप्शन पर आया, मेगा करप्शन पर। और क्यों आया है कि आवाम समझती है कि इस मेगा करप्शन ने पाकिस्तान का इकनॉमिकली बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये
पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। और ये जो लोग हैं इन्होंने लूटा है, डाके मारे हैं और पैसे बाहर ले गए हैं। पैसे बाहर ले जाना ऐसे ही है कि अगर किसी पहलवान के जिस्म में से आप 5-6 बोतलें खून की निकाल लें तो वो आधे घंटे के बाद मर जाएगा। और जिस रियासत से उसकी दौलत आप निकाल के बाहर ले जाएं, वो रियासत जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुसैरी साहब शायद आप भूल रहे हैं कि ये गुजरात जो हैं वो बाहर के मुल्कों में मेहनत भी तो कर रहे हैं सर जी। वो बाहर के मुल्कों में मेहनत भी तो कर रहे हैं, उनके काम में भी तो सामने आ रहे हैं जी। देखिए बात ये है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान हैज़ ए 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट वेल ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल। उस फौज, उस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक छोटे से जो कि शहर का एक मुल्क है उसका वहाँ नौकर है। और वहाँ आपका डिफेंस मिनिस्टर है, आपका मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है। तो ये तो बड़ी ही बदनसीबी है। पता नहीं ये लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं या नहीं है, लेकिन हम लोग जो कि पाकिस्तानी हैं ये समझते हुए कि नवाज शरीफ में भी इसी जो भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के नाते हम समझते कि हमारी भी बेइज्जती हुई। तो भाई तुम अपनी बेइज्जती बिल्कुल कराओ, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन हमारी बेइज्जती क्यों कराते हो कि तुम एक छोटे से मुल्क के आप उसका कामा लिया, आप उसके नौकर हैं। तो चीज़ ये है कि ये उस पर वो एक मुझे शेर आ गया अल्लामा इकबाल का याद, जी जरूर। इज्जत है मोहब्बत की कायम, ए कैस हिजाबे महमल से, महमल जो गया इज्जत भी गई, गैरत भी गई, लैला भी गई। इन लोगों ने तो पाकिस्तान की हर चीज गवा दी है, लैला भी गई, इज्जत भी गई, गैरत भी गई, सब कुछ इन लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया है। आई टेल यू कि इन लोगों के साथ इतना सख्त एहतसाब होना चाहिए कि ये आइंदा नस्लों को बता जाएं और 5-5 नस्लों को बता जाएं कि सियासत की तरफ मुंह ना करो। सियासत जो है वो लूट मार का नाम नहीं, सियासत जो है अबादत का नाम है। बिल्कुल ठीक है। कुछ सब वी ऑल एग्री कि मतलब एहतसाब सबका होना चाहिए, मतलब कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, कोई भी मतलब इतना मुकद्दस नहीं है कि वो इंसाफ जो है जो कानून से जो है वो बालातर हो। डॉक्टर साहब वजीर दाखिला साहब का भी अगर बात कर ली जाए, क्या समझती हैं उनकी नाराज़गी PMLN के लिए उनको भारी पड़ेगी? साथ मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब जो जिस साजिश का वो जिक्र करते हैं, वज़ीर दाखिला साहब ने भी उसका जिक्र कर दिया, कहीं वो तो नहीं है कि जो साजिश जो है वो उनकी अपनी पार्टी में वही उनके जो मुशीर जिनको मशवरे देते हैं, इनके मशवरों पे वो अमल करते हैं, वज़ीर दाखिला साहब जिन पर नाराज़ हैं, वही साजिश चल रही है? देखिए मकसद ये है, मैं तो उस बात को साजिश जब कहूँ कि अगर ये बताएं कि साजिश कर कौन रहा है इनके खिलाफ। हमने तो बार बार इनको रिपीटेडली ये पूछा कि भाई बताइए साजिश कौन कर रहा है। मकसद ये है कि अगर बाहर के कुछ जर्नलिस्ट ने आपके पर्चा निकाल दिया या वो कच्चा चट्ठा जो है वो सामने ले आए, तो क्या उन्होंने साजिश की? पर उन्होंने फिर अकेले आपके खिलाफ तो साजिश नहीं की, उन्होंने तो बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे जो लीडरान थे उनके बारे में साजिश करके और वो सामने लाए, जो बेचारे मुहज़्ज़ब मुल्क के लोग थे और जो कुछ थोड़ी इज्जत रखते थे और इज्जत नफ्स थी उनकी, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया। जैसे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, आपके सामने डेविड कैमरून ने आके सारे अपने जितना अपना था उसका वो भी 30,000 पाउंड, उसके बारे में उसने आके बताया कि किस तरह मेरे बट द थिंग इज दिस, दे केम एंड अपोलोजाइज, दे लेफ्ट, दे रिजाइंड। लेकिन ये इतने बेशरम जितने हमारे माशाल्लाह शाही ख़ानदान है, इस तरह तो किसी ने नहीं भी किया। सबसे बड़ी ये बात है, बार बार ये तोहमत लगाते हैं अपना तहरीक इंसाफ पे। भाई तहरीक इंसाफ ने क्या किया? हमारा काम है एज ऑपोजिशन कि अगर हम देखें गलती हुई है तो हम उसकी निशानदेही करें और फिर उस निशानदेही करके उसको फॉलो अप करें ताकि हिसाब किताब आए। आज आपका हिसाब किताब होना ही होना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको कदर कलामी की मानना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी साहब बारे में ज्वाइन किया। उस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। उस्मा साहिबा आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो केसेस की जो लहर चल पड़ी है, सुनामी जिसको हम कह भी रहे हैं कि वो सुनामी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसकी लपेट में अब सारी सियासी जमातें पार्टी आएंगी और लग भी यही रहा है और हालात होने भी ऐसे चाहिए। पाकिस्तानी अवाम में चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी जमात में ऐसी शख्सियत क्यों ना हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। अवाम की जो जिसने लूटा है अवाम को पता चलना चाहिए। इस वक्त आप केसेस को किस तरह से देख रही हैं? वो केसेस जो आपकी पार्टी सामना करने जा रही है और अब PTI के खिलाफ जो फरीक बनी है आपकी पार्टी जो केसेस लेकर आगे चल रही है, उसमें क्या समझते हैं? PTI को अब आने वाले दिनों में चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? कुछ बेनकाब होने जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिया है। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं उसको जवाब दे सकूं। पहले तो गुजारिश यह है कि जी हमारे ऊपर
केसेस तो पिछले 1.5 साल से भुगत रहे हैं हम। हमें जहाँ कहा गया, जैसे कहा गया, हम वहाँ पेश हो गए। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं उनसे जवाब नहीं दिया जाएगा। उनका जिच होना आप देख रहे हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो आपने मुलाहिजा फरमाई है 2 दिन से, जिस लैंग्वेज का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या एक लीडर को सूट करता है इस तरह की लैंग्वेज? लेकिन उनका मतलब पार्टी का ट्रेडमार्क है ये, चुके तो इसलिए अब शायद वो हम सब लोग उसको माइंड नहीं करते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ये है, ये कर ही ये सकते हैं। और इनसे जवाब मांगे तो ये जो है वो गाली गलोच पे उतर आते हैं। इसीलिए इनको हर जगह हमारे इदारे में आखिरी दफा जो है वो 15वीं दफा आखिरी मोहलत मिलती है, और तो किसी को नहीं मिलती किसी और केस के अंदर। लेकिन कोई अब जिच हो या शोर मचाए या किसी को बुरा लगे, एहतसाब से तो अब सबको गुजरना पड़ेगा। अब जो बातें आपने की हैं, आप खुद जो है वो एक बात आप करते हैं, आप कहते हैं जमाइमा से पैसे लिए, दूसरी दफा आप कहते हैं नहीं जमाइमा से नहीं लिए, बीच में राशिद खान आ जाता है, आपके लेटर जो है वो सारे जस्टिफाइड हैं। ऐसा तो नहीं होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग हैं और जो इनकी इतना सिंपल ये बनाते हैं, देखिए शौकत खानम पे हम सियासत नहीं कर रहे, शौकत खानम को सियासत में ये लेके आते हैं, ये सियासत के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो शौकत खानम में जो हो रहा है, जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान खान साहब का वो लेटर आपने देख लिया होगा, अब तो सोशल मीडिया पे वायरल भी है, जिसमें उन्होंने एक मजलूमियत की दास्तान सुनाई थी और अपने लिए घर मांगा था, जो है प्लॉट मांगा था चीफ मिनिस्टर पंजाब से। और उस वक्त तो कहते हैं बुखारी से वैलिड सबूत आप जो समझ रहे हैं, अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स इनकी बात की जाए, वो क्या है? पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या सबूत जो है डॉक्यूमेंटेड जो कि साबित हो भी किए जाएंगे, अदालत भी उसको एक्सेप्ट करेगी, जिसकी बेस पे अब आप लगता भी है कि आपका जो फैसला है वो आपके हक में आएगा, जो अप्रूव कर सकेंगे आपके जो मौक़िफ़ है? देखिए, हमें तो शायद कुछ ज्यादा करना ना पड़े, जो इन्होंने किया है वो काफी है। पहले तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, डॉलर और पाउंड बराबर है, जिसके ऊपर पूरी मनी ट्रेल खड़ी है इनकी 75,000 पाउंड के हवाले से, वो गलत है। दूसरी बात यह है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर 87 के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 75% आमदनी जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट की और वो डूब गई। दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि मेरा वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ईयर था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी, और ये जो कहते हैं मनी ट्रेल दे दिया है एक जमाइमा की तरफ से, खाली लेटर, ना किसी लेटर हेड के ऊपर ना किसी चीज के ऊपर। इन्होंने भी बाय द वे लेटर्स दिए हैं सारे। कैरी पैकर जो है उसका भी लेटर आया है, वो अभी वो स्वान कंपनी 2000 में बनी है जिसका लेटर, लेकिन वो लेटर ले लिया, लेकिन वो अदालत में गए भी हैं और वो अदालत पे सेटिस्फाई भी है, जो डॉक्यूमेंट्स उनकी जानिब से पेश किए गए उन पे एतराजात नहीं है। उनमें ना तो कैलिबरी फॉन्ट का इशू है, ना उनमें छुट्टी वाले दिन उससे ज्यादा बड़े इशू है भाई, आप कमाल कर रहे हैं। 2000 में स्वान कंपनी, जो स्वान कंपनी वो 2000 में बनी है, 1970 का वो लेटर वेरीफाई करके दे रहे हैं। मतलब पागल तो नहीं है ना हम, और आप जो है मनी ट्रेल बना के इसके ऊपर दें कि 1950 उसमें से इन सवालों को जवाब मैं डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगा। पाउंड और डॉलर की कीमत बराबर थी, ऐसे है नहीं। उस्मा साहब, आपने जो सवाल पूछे मैं डॉक्टर साहब की जानिब जा चाहूंगा। डॉक्टर यास्मीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी उस्मा साहब की? मैं उस्मा बीबी की बातें सुन के मैं तो खुद बड़े परेशान हो जाती हूँ कि जिस तरह ये तोहमतों की भौचार कर रही हैं इन्हें। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने सारा एविडेंसेस दे दिए, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद इट। सबसे बड़ी ये बात है, या तो ये कि भाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी, असल मसला तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई एविडेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से द कोर्ट इज डिससेटिस्फाइड। कोर्ट ने कहा कि भी आप कोई एविडेंस तो दे दो, खुदारा हमें। आपके सामने पिछले साल से जब ये केस चल रहा है और जो पहली डिसीजन आई उसके ऊपर तो 2 जजेस ने पहले ही कह दिया कि दे रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज उन्होंने अपना एविडेंस नहीं पेश किया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर JIT बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मजीद कोई एविडेंसेस, उसके बावजूद, इतना वक्त देने के बावजूद जो डॉक्यूमेंट सामने आए वो अब इस वक्त JIT कह रही है दे आर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो उनमें फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है इट वॉज नेवर यूज्ड। जिस साल के इन्होंने बात की, फिर नॉट ओनली इज फॉर्जरी देयर, उन्होंने कहा जी हर किस्म के झूठे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए गए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस बात पे पहले दिन से झगड़ा चला वो ये था कि नेस्कोल और नीलसन की बेनिफिशियली ओनर जो हैं वो मरियम नवाज हैं। दिस इज व्हाट वी डिड, और इलेक्शन कमीशन में हम यही बात लेके गए, लेकिन अब इट हैज बीन प्रूवन कि जी वो बेनिफिशियल ओनर हैं। मतलब व्हाट हैज बीन प्रूवन इज ऑल पेपर्स व्हिच हैव बीन कम इन, उन्होंने ये बता दिया कि वो बेनिफिशियल ओनर है। मकसद ये है कि आप कंपैरिजन किसी तरीके से भी इन दोनों केसेस, इमरान खान कमाए बाहर, पैसे लेके आए पाकिस्तान में,
नवाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर बने पाकिस्तान का, अपना वो बने फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, पंजाब का, और पैसे लेके पाकिस्तान से बाहर लेके जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करे। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, दिस अ साइंड एफिडेविट जिस पे इसहाक डार जो मर्जी कर जाएं, जो मर्जी फरमाते रहें कि मेरे पे प्रेशर, जिसमें पूरी मनी ट्रेल बताई गई है। एंड इट हैज़ बीन फर्दर ऑथेंटिकेटेड कि जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ऑलरेडी कोर्ट ने ये बात कही, JIT ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन दी है कोर्ट को, उसमें ये कही है कि दे हैव बीन लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, वो एवरीबडी नोज दैट। इसलिए कोई एक तोहमत नहीं है। जहाँ तक इमरान खान को ये, वो असल में जब वो खुद जब घबराए में कि परेशान भौखलाहट में, तो वो कहते हैं कि जी कम से कम ये ना हो, हम कुछ ना कुछ तो बात निकालें। और कौन कर रहा है? अब्बासी साहब कर रहे हैं। आई एम श्योर, जो एक सेकंड में पूछना चाह रही हूँ आपसे, इनके ऊपर जो एफिड्रीन का स्कैंडल था वो क्या खत्म हो चुका है? नैब वाला जो स्कैंडल था, हैज दैट फिनिश्ड ऑफ? क्योंकि मुझे अगर बता दीजिए कि वो बंदा जिसके ऊपर अपने दुनिया जहां के स्कैंडल्स हैं एंड हिज केसेस आर इन नैब, उसकी किस बात पे और किस चीज़ पे हम यकीन करेंगे और क्या बात करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब और उस्मान साहब आपकी जानिब भी आता हूँ, लेकिन मुस्तफा नवाज साहब, सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात भी अगर की जाए तो पहले मुफाहमत की सियासत तो होती रही, अब आके इस्तीफे का मुतालबा भी आ रहा है सर, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये जो इत्तेहाद है सभी जमातों का भी मुतालबा आ रहा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, उनका इस्तीफा चाहिए। तो सर तमाम जमातें अब डरती क्यों नहीं है, क्या वजह है? नहीं देखिए हसन, जो पहले आपने चीज़ की तरफ जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत को तर्क कर दी, गुजारिश ये कि हमने सिर्फ एक मौके पर, उस वक्त पूरे इस्लामाबाद में जो चढ़ाई हो चुकी थी, इस्लामाबाद में धरना था, एम्पायर की उंगली उठने की बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के साथ, सिस्टम के साथ, तो उस वक्त हमने किसी फ़र्द को नहीं बचाया था, हम उस वक्त एक सिस्टम के साथ खड़े हुए थे। भारत जो अब जो मौजूदा जो मामलात हैं, इसके ऊपर हम बड़ा क्लियर स्टांस ले चुके हैं कि देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर इखलाकी, जब उनका स्कैंडल के अंदर नाम आया, पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि भौचाल आया, बहुत से ममालिक के जो वज़रा थे, पॉलिटिशियंस थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आइसलैंड के थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने अपने आप को अकाउंटेबल किया और उस जस्टिफिकेशन पेश की उन तमाम मामलात की कि उनका नाम उसमें और उनकी मिसेज़ का नाम क्यों आया। तो पाकिस्तान के अंदर तो इखलाकी जवाब तो वज़ीर आज़म उसी दिन खो बैठे थे हुकूमत करने का, लेकिन जो JIT की रिपोर्ट आई है, JIT की रिपोर्ट के बाद वो कानूनी जवाब भी खो बैठे हैं। क्योंकि देखें जितनी सारी एविडेंस सामने आई है, जिस तरह भी डॉक्टर साहबा भी जिक्र कर रही थी कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि अभी एक चीज़ जिसको आज तक ये उसका कोई अल्टरनेट नहीं लेके आ सके, साथ ही साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि वज़ीर आज़म साहब की अपनी एक कंपनी निकल आई जिसके अंदर वो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। अब यहाँ पर गुजारिश ये कि नॉमिनेशन पेपर्स, चले हम उनकी जो मर्जी है वो तहवील दें, हम उसके लिए मान लेते हैं, लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स, मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूँ इलेक्शंस में, यास्मीन राशिद साहबा भी रही हैं, अगर इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो उसमें बाकायदा एक खाना मौजूद है जिसके अंदर आपने डिस्क्लोज करना है अपने वो तमाम असासाजात जो आप ओन करते हैं, या मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर या किसी ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप इंटरेस्ट ओन करते हो, तो वो उन्होंने कतन नहीं किया। अब उनका मौकफ ये है कि मैंने साथ अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा दी थी और पासपोर्ट की कॉपी पे क्योंकि अकामा या मेरा वीज़ा मौजूद है तो वो उससे ये इन्फर किया जाए कि मैंने डिस्क्लोज कर दिया, हालांकि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से तो मुझे यहाँ पे शॉर्टली ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, ब्रेक जो है वो लाज़मी है। मुस्तफा साहब मैं वापस आऊँगा, कसूरी साहब वापस आऊँगा तो आपसे भी मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, लेकिन ब्रेक की जानिब कहा जाना मुझे जाना है, खत्म ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद और गुफ्तगू इससे पहले जारी सारी थी। कसूरी साहब की जानिब में बढ़ना चाहूँगा। कसूरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN इन दोनों का जो मौक़िफ़ है वो सामने भी आ रहा है। अब सर आपसे जानना मैं यहाँ पे ये चाहूँगा, सर क्या समझते हैं कि इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो यकीनी तौर पर पैनामा की तरफ तो है ही, यहाँ पे पार्लियामेंट का किरदार जो है वो भी बड़ा पीछे रह चुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उनके शुरू के जो उनकी एलिगेशंस थी या उनके जो मुतालबात थे वो इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से थी, जिसकी बाइस वो सड़कों पर निकल के भी आए थे, धरना भी हुआ था, हुकूमती जमात को तनकीद का निशाना भी बनाया था।
अब इंतखाबात आने वाले हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात ज़ीरो हैं। क्या अब के जो इंतखाबात होने हैं वो भी बगैर इंतखाबी इस्लाहात के हो जाएंगे? वही सूरत हाल दोबारा से रहेगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी? देखिए, अभी बहुत सारे जो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको क्लियर करना है, नहीं पहुंच पा रही मेरे ख्याल फिर से। शायद मैंने कहा कि अभी हमें बहुत सारे जो हैं ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने हैं। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल सर। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है, प्लीज। कैन यू हेयर मी? अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने हैं। देखिए, इस वक्त जो इंतखाबात को जाने का रास्ता है, उस रास्ते को इस्तवार करना है मियाँ नवाज शरीफ ने। अगर मियाँ नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं और असेंबली को डिज़ोल्व कर देते हैं, इलेक्शन कॉल अप कर देते हैं, तो अपोजिशन जमातें जो हैं, जो बड़ी शिद्दत से इस्तीफ़ा मांग रही हैं और कन्फ्रंटेशन के मूड में हैं, वो शायद इलेक्शन प्रोसेस में एंटर हो जाएं। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो तसादम का रास्ता अख्तियार करते हैं और हट धर्मी से खड़े रहते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते और एक तसादम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर तसादम हो जाता है तो फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि रियासत को बचाना है। देखें, 71 में आधा मुल्क टूट गया, हम आइनी झमेलों में 6 पॉइंट के चक्कर में पड़े रहे, आधा मुल्क गवा दिया। पहला जो काम होता है, जिम्मेदारी होती है रियासत को बचाना। आज मशरकी पाकिस्तान साथ होता तो आपका आइन चिटागोंग, ढाका और मेमन सिंह में लागू होता, तो क्या सवाल उभरता है? आज है? नहीं है। तो पहले रियासत को बचाना है। आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि हर एक शख्स की, हर एक शहरी की वफादारी जो है वो आइन के साथ है और ओबीडियंस जो है वो आइन के साथ है। और अगर रियासत और जो आइन आमने सामने आ जाएं, दे आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, तो फिर किसका साथ देंगे? रियासत को बचाएंगे या आइन को बचाएंगे? तो चीज़ें ये है कि अब सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर है कि वो अपने कार्ड्स कैसे खेलता है। अगर ही हैज़ एनी कमिटमेंट विद डेमोक्रेसी, विद सिस्टम, देन ही शुड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और उसके सामने सर झुका दे और इलेक्शन प्रोसेस में एंटर हो जाए कौम। अगर ठीक है, अच्छा कुसुरी साहब, मैं इस वक्त आपको कदर कलामी की मदद चाहूंगा और ये मकबूल जान साहब भी ज्वाइन के लिए तर्जयकार हैं, 2018 के लिए बड़ा चाहूंगा शामिल करूंगा। कुसुरी साहब, मैं आता हूं आपकी जानिब। और ये साहब सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर बताइएगा, जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, क्या लग क्या रहा है सर? एक तरफ PMLN जो है उसकी मुश्किलात का हम जिक्र तो काफ़ी देर से कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब जो है उनके खिलाफ भी इस वक्त मोर्चा है मुस्लिम लीग नून की, अगर बात की जाए उनकी नाहली के लिए। और सर ये भी बताएगा कि पैनामा बहुत हो गया, लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं क्या उनके ऊपर बातचीत हो पा रही है? क्या वो उन पे काम हो रहा है? इलेक्शन रिफॉर्म्स की अगर खासतौर पे अगर बात कर ली जाए सर, वो कहाँ पे? अगला इंतखाबात तो फिर हमारे सर पे आके खड़े हुए। देखिए, जो सिचुएशन बन चुकी हुई है ना, इससे तक अगर जिस तरह के नवाज शरीफ के पुराने एटीट्यूड को देखा जाए, उनके रवैयों को देखा जाए, तो अगर वो शख्स ये समझता है कि आइंदा को इलेक्शन हो जाएंगे तो वो हमको की जन्नत में रहता है। नवाज शरीफ साहब तो एक अंदर एक टाइम बम फिट है और वो टाइम बम जो है वो उसके उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, वो किसी भी फट सकता है। और वो टाइम बम अगर फटा तो उसके साथ सिस्टम भी फटेगा, क्योंकि उनका रवैया ऐसा है। वो जो देखे, इज्जतदार मुल्क जो होते हैं, जो इज्जतदार लोग होते हैं और जो किसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक उंगली अगर हो तो सिस्टम से पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं मैं अपने आप को पहले क्लियर करूंगा, अपने क्लीन चिट लूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा। लेकिन वो आखिर वक्त तक उसको लड़ने के चक्कर में है और सिस्टम को खत्म करने के चक्कर में, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी तरह भी हार मानने वाले होंगे। क्योंकि साहब अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला अगर अदालत दे देती है तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे, बल्कि फैसला जो है उसको चैलेंज करेंगे और जो इदारे हैं उनमें तसादुम का बाइस बनेंगे। इज इट राइट सर? देखिए, चैलेंज करने देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके नवाज नून लीग के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एक कैफियत है कि वो किसी तौर पर भी किसी दूसरे आदमी को नवाज खानदान के बाहर लीडर तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होते। जितनी कुर्बानी जावेद हाशमी ने नून लीग के लिए दी है, क्या आप समझते हैं कोई और दे सकेगा? लेकिन उसके बावजूद भी किसने बेनिफिट उठाया? लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे वो चौधरी निसार बने थे, ठीक, और जावेद हाशमी बेचारा खून सूखता रह गया था। इसका मतलब यह है
कि वफा का जो को मूल है वो नवाज शरीफ के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ कोई ऐसा आदमी जो जरा से पर तोल रहा हो, जिसका अगर ये एबिलिटी हो कि अगर वो 4 दिन के भी वज़ीर आज़म बना तो वो लोगों में पॉपुलर हो सकता है अपनी पॉलिसी की वजह से, अपने बोल्ड डिसीजन की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपनी बातचीत की वजह से, तो किसी तौर को भी उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ उनको अंदाजा हो चुका हुआ है कि अब 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर का चांस है उनके लिए बहुत ब्लीक है, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि खानदान के अगर जो फैसला उनके खिलाफ आता है तो खानदान में कोई नजदीक दूर तक कोई लीडरशिप जाए आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके बाद एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है ऐसे खानदान ऐसे फैसलों का, एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब वो चल पड़ेगा। उनको भी अंदाजा है कि नैब ने कैसे ब्यूरोक्रेट्स के कागजात खोल लिए हुए हैं और कैसे ब्यूरोक्रेट्स आपस में इधर उधर हो रहे हैं। जी जी ठीक हो गया। और ये मकबूल जान साहब, सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप जो बेसिक क्वेश्चन जो मैं कर रहा था अपने और ये सब की गुफ्तगू भी सुनी, उससे भी कमेंट्स में आपके लूँगा, लेकिन सर मैम ये बताइएगा कि जो इंतखाबी इस्लाहात वाला जो मामला था वो कहाँ पे है? अब लगता नहीं है कि अब जैसा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है जो फैसला होगा, अगर वैसे भी हो जाए तो अगले जो इंतखाबात हैं उसमें फिर वो जो पहला वो जो मामला था जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अलम है वो बुलंद किया था, वो मकसद कहाँ पर गया? देखिए जी, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर होने चाहिए। सेंसस जो हुआ है पाकिस्तान में, नई लिस्टें उस सेंसस के मुताबिक बननी चाहिए, ताकि ये जो इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है 30 साल के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर लिस्टों के अंदर जो गड़बड़ कर रखी है, वो कम से कम वो गड़बड़ तो ख़त्म हो, ताकि एक साफ शफाफ जो ट्रांसपेरेंट लिस्ट आए सामने, ताकि लोगों को मौका मिले ऑफ प्लेइंग ऑन एन इवन ग्राउंड फॉर एवरीवन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे रहा मसला, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर आपको पता है शफकत महमूद साहब वगैरह दे वर प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल। जिस तरह का रवैया हुकूमती पार्टी का था उसके अंदर, उससे ये पता साफ जाहिर होता था कि वो किसी किस्म की इस्लाहात नहीं चाहते। वजह यह है कि अगर इस्लाहात आ जाते हैं तो उसके अंदर 2-3 बहुत अहम चीज़ें थी। नंबर 1, हम चाहते थे कि बायोमेट्रिक्स के थ्रू हो। नंबर 2, एवरीबडी हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड लिस्ट जो है वो दोबारा ट्रांसपेरेंट। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये थे कि जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, यानी जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, उनको ज़रूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। हम इस चीज़ को क्योंकि मद्देनज़र रख के हम इस्लाहात चाहते थे। अगर ये नंबर 1, अगर जो बाहर के लोग हैं उसमें से 99% जो हैं वो तहरीके इंसाफ या दे आर एंटी नून लीग, इसलिए वो तो चाहते हैं कि वो उनमें से तो कोई बंदा वोट डालने ना आए, नंबर 1, या वोट डाल ना सके। नंबर 2, ये कैसे चाहेंगे कि इस्लाहात जो है वो बायोमेट्रिक के मुताबिक हो, क्योंकि अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू करेंगे तो जो इन्होंने जाली लिस्टें बना रखी हैं वो एक अंगूठे को काट के उसमें से चमड़ी उतार के बहुत सारे अंगूठों पे लगानी पड़ेगी अगर इन्होंने, इफ़ दे वांट टू हैव इट डन एज दे बीन डूइंग इट प्रीवियसली। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जी रिफॉर्म्स आएँ। और जुडिशल कमीशन ने जो उस वक़्त वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर उन्होंने 40 नकात ऐसे दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मिसअप्रोप्रिएशन, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। ये सब चीज़ें जब तक रेक्टिफाइड नहीं होंगी तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टियाँ चाहती हैं कि प्रॉपरली इस्लाहात आए, क्योंकि हर पार्टी ने, जब हमने शोर मचाया था, देखिए धांधली के ऊपर, तो पीपल पार्टी ने भी उतना ही शोर मचाया था, जमात इस्लामी ने मचाया, MQM ने मचाया। सब चाहते हैं कि इस्लाहात आएँ, क्योंकि आप अब इस्लाहात जब लाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, तो तभी आप एक प्रॉपर इलेक्शन लड़ सकते हैं। एंड दैट इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ एवरी गवर्नमेंट। द ट्रू रिप्रेजेंटेशन कैन ओनली कम वंस यू हैव हैड दोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डन। तो वी आर गोइंग टू परसू, ये वर्डिक्ट तो आ जाए ना, फिर मैं आपको यकीन से कहती हूँ हम परसू करेंगे और देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जरूर आए, फिर इलेक्शन। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो इलेक्शंस पे नहीं जाएंगे आप लोग? देखिए जी, वी आर गोइंग टू put up our maximum resistance and ensure कि electoral reforms आए। ठीक हो गया। मुस्तफा नवाज साहब, सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर जो मुतालबात कर रही है, एग्रीड उसी के मुताबिक चलना है या कोई बेहतर पेशकश है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा जो इलेक्टोरल और इंतखाबी जो प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कई लूप होल्स और चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, और वो सिर्फ हमने लोकली या हमारे अदलिया और इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स ने आइडेंटिफाई नहीं किए। पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन के अंदर जिस तरह EU का ऑब्जर्वर मिशन आता है, उन्होंने भी कई चीज़ें आइडेंटिफाई की है। तो ये चीज़ें हमें दूर करनी है
और उसके लिए जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है दोनों हाउसेस की, उसने उसके ऊपर एक मसवदे के ऊपर इत्तफाक कर लिया है। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, और वो जो मसवदा है वो बिल जो है मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के सामने कमिंग वीक्स में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस से तो खैर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस से ये इस बिल ने और लेजिस्लेशन ने गुजरना है, वो शायद थोड़ा मेरे ख्याल से इस वजह से भी डिले हो जाए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्वालीफाई होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, और फिर हाउस को, स्पीकर को इजलास बुला के एक नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना पड़ेगा। तो शायद इस मामलात की वजह से मुझे तो जो इंतखाबी इस्लाहात बिल है उसके पेश होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है कि शायद इतनी जल्दी पेश ना हो सके। लेकिन सर आप भी क्या इस वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ ही अगले इंतखाबात में जाएंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप खड़ी होगी, ये साबित कदम रहेगी इस मामले को लेकर या नहीं? ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली जब हमने उसको कमेटी पे हमने सपोर्ट किया, तो जब हाउस के अंदर आएगा तो हम उसे क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी और वो एक्सेप्ट की गई हैं, जिस तरह मसलन कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो जनरल सीट्स का एक स्पेसिफिक हिस्सा 5% जो है वो ख़वातीन को देंगी। इसी तरह हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर कई ऐसे, हमारे मुल्क के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़वातीन को आज़ादाना वोट के इस्तेमाल से रोका जाता है। उसकी भी एक उसको तब्दील करने के लिए भी एक रखा गया है कि अगर किसी भी हल्के में 10% से ज़्यादा 10% से कम अगर ख़वातीन ने उनकी वोट की कास्टिंग हुई तो फिर उस हल्के के इलेक्शन नल एंड वॉइड समझे जाएंगे और वो री इलेक्शन होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही थी कि बायोमेट्रिक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर नादरा का एक अहम रोल है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप अगर इकट्ठा करके देखें तो हसन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने के लिए वो है कि उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जाए। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास इतनी फाइनेंशियल स्पेस नहीं है कि इलेक्शन के अपना वो सारा का सारा निज़ाम खुद से खड़ा कर सकें, इलेक्शनों को खुद से कंडक्ट करा सकें। अब जिस तरह इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए इलेक्शन कमीशन फिर दरख्वास्त करता है जुडिशरी को कि आप रिटर्निंग ऑफिसर्स दे दें। उनके पास अपना अमला नहीं होता, फिर वो मुख्तलिफ पंजाब के और हर सूबे के महकमे से लोग लेते हैं, जिस तरह टीचर्स ले लिए, फिर पटवारियों और तहसीलदारों की ड्यूटीज़ लग जाती। तो ये सारे इस अमल से बचने के लिए कि इलेक्शन का जो अमल है वो साफ़ और शफाफ हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वन लाइन फंड होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मुस्तफा साहब मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा एक जो आपने बात अच्छी की है, एक इदारे को जो कि पूरी पाकिस्तान को देख भी रहा है, उसकी पावरमेंट की आपने बात की है, उसमें अच्छी इस्लाहात की बात की। लेकिन सर एक एतराज़ है सर, नैब के मामले में आके आप इस मामले को इस तरह क्यों नहीं देख रहे सर? वो नैब के मामले में आके भी काफ़ी सवाल आपके आ रहे हैं जो सिंध के अंदर जो होने जा रहा है, जिसके हवाले से अब करारदाद मंजूर के जो है वो हो भी रही हैं। सर ये वहाँ पर आके क्यों तफरीक क्यों है? देखिए एक तफरीक तो आप इसमें अब ये एक बड़ी दोबारा से हम वापस उसी बहस की तरफ जा रहे हैं। एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट है, उस डिबेट के अंदर बुनियादी कुछ फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज को अगर आप देखना शुरू करें तो उसके अंदर सबसे अब ये 400 लोगों के नाम आए पैनामा के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि क्या हाईकोर्ट के एक जज साहब का नाम भी आया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। एक खत जिसका प्राइम मिनिस्टर ने सहारा लिया, इसी तरह एक और शख्स ने भी खत पेश किया रिसेंटली, परवेज मुशर्रफ उनका नाम है, $10 मिलियन उन्होंने कहा कि किंग अब्दुल्ला ने मुझे दिए। क्या उसके ऊपर डिबेट हुई? क्या उसके ऊपर बात हुई? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम उस तरह एहतसाब नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था, और उन्होंने उसको कैटेगोरिकली अपना फेलियर उन्होंने बयान किया और वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज में मुस्तफा साहब सर जो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने जा रही है, को हम ऑन बोर्ड लेके उसको बिल को टेबल करेंगे प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक सर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने जा रही है, जिन केसेस के नाम आपने गिनवाए, जिन पर केसेस नहीं हुए, वो तमाम तर शख्सियात के नाम भी आपने गिनवाए जिनके ऊपर केसेस नहीं शुरू हो चुके, क्या इस इनिशिएटिव के बाद उनके खिलाफ भी केसेस होंगे या रहे से जो केसेस जो हो रहे हैं जिनका नाम आ रहा है वो भी नहीं होंगे? नहीं, देखिए ये काम तो गवर्नमेंट के करने का ना हसन। पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान में तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ, यानी कि जिन इदारों को ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाना चाहिए था, जब ये स्कैंडल ब्रेक हुआ, FBR को, SCCP को, नैब को, FIA को, उन इदारों ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई तहकीक नहीं की, इसलिए कि उनके मदद मुकाबल जो अशखास थे उनमें से एक मुल्क का वज़ीर आज़म था और उसके अहल खाना थे।
तो सारा का सारा सिस्टम इंस्टीट्यूशनल फेलियर की तरफ चला गया। तो अब हुकूमत को किसने रोका है कि उन 400 लोगों के खिलाफ जिनके नाम इस लिस्ट में आए उनके खिलाफ कार्रवाई करे? हुकूमत ने तो बिल्कुल नहीं की, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इदारे मफलूज हो चुके हैं। इदारों के ऊपर जिस तरह वो चौधरी एतजाज एहसन साहब बड़ा एक उन्होंने अच्छा इस सारी सूरत हाल पर तबसरा किया कि जो इकॉनमी की कमांडिंग हाइट्स हैं उनके ऊपर अपने लोग आप बिठा दें, उसके बाद ये सिस्टम मफलूज हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। जिन लोगों के खिलाफ इन इदारों ने काम करना है, इदारे हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ कर नहीं रहे। ठीक है कसूरी साहब, आपके कमेंट चाहूंगा इस बात पे। बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है सेंसस का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ लास्ट जो हुआ था वो 98 में हुआ था। अब सेंसस हुआ है लेकिन उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है। बिल्कुल। और जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसके साथ साथ फिर जो है इलेक्शन कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि अगर आपने फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको एक पावर देनी पड़ेगी कि जितने भी आरओज हैं, वो ये ठीक है कि इलेक्शन के दौरान दे आर अंडर द कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, लेकिन इन आरओज को जो ACR है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे उस पीरियड में। और अगर वो किसी को एडवर्स रिमार्क दे तो उसकी जो प्रमोशन है हमेशा के लिए सील हो जाए। तो अगर देखें ये सरकारी मुलाजम जो है ना, इनका ईमान इनकी नौकरी, इनकी पहचान इनकी नौकरी, इनका दीन इनकी नौकरी, इनकी हर चीज़ इनकी नौकरी है। इनकी नौकरी को खतरे में डाल दो, दे विल ऑल लाइंड अप एवरीथिंग थी, क्योंकि आप नौकरी को इनको खतरे में डालो। तो अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रहे, एम्पावर कर दें कि अगर वो सब आरओज की जो है ACR एट द एंड ऑफ द इलेक्शन वो देगा, और जब वो रिपोर्टें आएंगी कि वहाँ धांधली हुई, वहाँ ये कुछ हुआ, तो वो जिसको एडवर्स रिपोर्ट दे देगा उसका कैरियर जो है वो सील हो जाएगा। तो उस सूरत में ये ARO दे विल बिहेव और ये बिल्कुल नाक की सेध में चलेंगे। एंड अबव ऑल आई एग्री विद मुस्तफ़ा, सी द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज़ द रियल ऑटोनॉमी होती है। जब आप किसी अदारे को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो फिर वो अपना दे कैन टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं समझता हूँ कि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए और ये पावर दे दें, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन बहुत हद तक फेयर एंड फ्री हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम जो है वो अपनी एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। लास्ट में आप कुछ ब्रीफ कमेंट्स में लेना चाहूँगा। आइंदा आने वाले दिनों में मैम क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी हुई है? आपकी पॉलिसीज आवाम जो है वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त मैं तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ अपने लीडर को कि जिस तरह उन्होंने जिस कदम से और जिस अज़म से वो खड़े रहे, क्योंकि ये तो आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले यानी साल पहले अपना आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मियाँ साहब थोड़ी देर सब्र कर लो, लोकी भूल जान के। इमरान खान ने बात भूलने नहीं दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त JIT ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, वी आर होपफुल इंशाल्लाह दैट द सुप्रीम कोर्ट कुछ ना ऐसी डिसीजन देगी जो एक तारीखी डिसीजन होगी और आइंदा पाकिस्तान में जो लोग करप्शन करते हैं वो करप्शन करने से डरेंगे। एक तो बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक क्या खैबर पख्तूनख्वा में हमने बहुत ज़्यादा इस वक्त काम किया हुआ है, आपके सामने है कि नंबर 1 पुलिस रिफॉर्म्स जिस तरीके से हमने वहाँ किए, एग्जेम्पलरी पुलिस इस वक्त वहाँ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बारे में कोई इनकार ही नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में अहमियत नहीं दी गई, इज़ द फॉरेस्टेशन विच वॉज डन। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो ग्रीनरी है दिस इज़ आवर लाइफ, क्योंकि ये हमें अगर आप चाहते हैं कि आपके साफ़ सुथरा माहौल हो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप दरख्त लगाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो सारे दरख्त काट के तो सड़कें बना दी। इमरान खान ने वहाँ बिलियन ट्री सुनामी करके और जो फॉरेस्टेशन की है, उस फॉरेस्टेशन की सबसे बड़ी बात है रिकग्निशन जो है वो बॉन्ड चैलेंज ने की है, विच इज़ अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट अगर आप देखें। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जिन चीज़ों पे आम आदमी का जो मसला है, मेडिकल का, मेडिकल सर्विसेज का, आम आदमी का स्कूल का जो मसला है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया, उसके ऊपर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई गई। आपके सामने है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में कुछ आपके जो निजी चैनल्स हैं उन्होंने जाके ये बताया कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। तो अब वो जो द रॉट दैट वी हैड ऑफ द लास्ट 65 years, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फिनिश ऑफ दैट रॉट, लेकिन लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन पुट इन देयर। और हम इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान में वो तब्दीलियाँ आएँ जो आवाम की बेहतरी के लिए हों, रादर देन ये कि हमारी पर्सनल बेहतरी के लिए हो। ठीक हो गया। मुस्तफा साहब, मैं आपकी जानिब भी आ जाऊँगा। आपकी तरफ लास्ट मिनट चल रहा है हमारे पास, शॉर्टली कमेंट लेना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को क्या दे रही है? देखिए, हम आवाम को देने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मंशूर कमेटी हमारी बैठी हुई है, मैनिफेस्टो के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, उन हालात में इस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशन है, डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें। डेमोक्रेसी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अहमद रज़ा कसूरी साहब जिक्र कर रहे थे कि उसको मजबूत करना भी सियासतदानों का काम है। अगर सियासतदानों की उसके साथ कमिटमेंट खुद ही कमज़ोर कर देंगे तो फिर उसको निज़ाम खोखला हो जाएगा। और रूल ऑफ लॉ का इम्तिहान है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, कसूरी साहब आपके कमेंट लास्ट में, लास्ट फ्यू सेकंड्स। देखें, बात यह है जी कि जहाँ तक अपना नवाज शरीफ का ताल्लुक है, उसका जाना लिख दिया गया है और उसके बारे में कौम ये कह रही है कि छड़ भाईया छड़ कौम दे हड, तू तो साडा अगला पिछला खादा लियाई कड, छड़ भाईया छड़ कौम दे हड। ठीक हो गया। अहमद रज़ा कसूरी साहब, सर आपका वक्त खत्म हुआ। मुस्तफा नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन याशिर साहब आप हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान हसन महमूद को इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।